दोस्तों नमस्कार। 70th बीपीएससी को अभी अराउंड 73 डेज़ बचे हैं, 73 दिन बचे हैं। और अभी आपका क्या फोकस होना चाहिए कि जो भी वो एरियाज़ हैं जिन पे कभी आपने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया या जो एकदम दिमाग से छूटा हुआ था उसको कवर करने का टाइम है। क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम क्लोज होगा तो आप अपने जो स्ट्रेंथ आपका है उस पर फोकस ज़्यादा करेंगे। तो ये टाइम है उन सब्जेक्ट्स को चूज़ करने का, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। जो इंजीनियर भाई लोग हैं उनको बायोलॉजी नहीं समझ में आती होगी, या फिर कुछ लोगों को इकोनॉमिक्स या पॉलिटी में इशू होगा। तो ये सारी चीज़ों को कवर करने का टाइम अभी है। हम लोग जो वीडियो ला रहे हैं इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पिन पॉइंट करें कि क्या पढ़ना चाहिए। हर चीज़ पढ़ने लायक नहीं होती है, सारे चीज़ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कुछ टॉपिक्स को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इसकी बात तुम गांठ मान लो। अब ये कैसे डिटरमाइन करोगे कि विच एरियाज टू बी रिवाइज्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस हमारा ज़्यादा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारा फोकस कंप्लीट मेडाइवल हिस्ट्री पे होगा, है ना। मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड कौन से सवाल, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और हमारा फोकस कितना होना चाहिए इसमें। तो देखो, मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना, एक तरह का एक कहा जाता है कि अनटचेबल सब्जेक्ट है। बहुत लोग इसको छोड़ दिया करते हैं, लेकिन मेरी मानो तो मेडाइवल हिस्ट्री इज़ अ वेरी इजी हैंगिंग फ्रूट। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट्स लिमिटेड हैं और वही फैक्ट बार बार अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उल्टाओगे बीपीएससी का, जैसे हमारा तर्कस तुम देखोगे तो उसमें जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है तुम उसमें देखोगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, जैसे स्लेव डायनेस्टी से पूछ रहा है तो बार बार स्लेव डायनेस्टी से ही पूछेगा, अलग अलग फॉर्म में, है ना, उसी क्वेश्चन को रिफ्रेम करके। तो मेडाइवल हिस्ट्री में जो भी फैक्ट्स हैं वो लिमिटेड हैं। सिर्फ उन फैक्ट से काम नहीं चलने वाला है, ऐसा नहीं सोचना है। जो उतना फैक्ट है उतना तो कम से कम याद हो जाए, ताकि हमारे कॉम्पिटिटर जो हैं वो भी उतना ही पढ़े होंगे ना। अब दूसरे लोगों को लगता होगा कि शायद मेडाइवल हिस्ट्री समझ नहीं आता, बहुत ईजी सब्जेक्ट है। एक बार सिलसिलेवार तरीके से उसको टाइमलाइन बेसिस पे पढ़ोगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी देखो, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। मेडाइवल हिस्ट्री में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। जैसे हम लोग उसमें पहला जो टॉपिक है वो मुस्लिम इन्वेजन से स्टार्ट होता है। उसमें अरब्स का इन्वेजन होता है, टर्क का इन्वेजन होता है। तो लोग इसमें, है ना, अगर तुम देखोगे जो भी किताब होगी तुम्हारे पास, उसमें करीब 30 से 40 पेज इस पे दिया रहता है। और आज तक मैं 38 से 69 बीपीएससी पेपर को मैंने एनालाइज किया, उसमें यही देखा कि इस इन्वेजन वाले चीज़ों से मात्र एक सवाल आ रहे हैं। ठीक है, किताबों में आपको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में मिलेगा, किताब में आपको गजनवी के बारे में मिलेगा, किताब में आपको घोड़ी के बारे में मिलेगा, फिर टर्क्स का सक्सेस किया हुआ, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं। लेकिन सवाल बस एक पूछा है, वो भी सिंपल सवाल पूछा कि मोहम्मद गोरी ने अपना इक्ता किसको दिया, या मोहम्मद गोरी का स्लेव कौन था, है ना। तो मोटा मोटी यही सवाल था, वो भी 39th में पूछा, उसके बाद इसे सवाल नहीं पूछा है। तो ये एक नेग्लेक्टेड पोर्सन है ना। समझने के लिए समझ सकते हैं, लेकिन बार बार इसको रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि फिर हमारा टाइम वेस्ट होगा। जो हमको साइंस और पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी में टाइम डालना है तो हम इधर टाइम डालेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट है। तो इंस्टीड ऑफ लिविंग दिस सब्जेक्ट, ऐसा ज़रूरी है कि कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लिया जाए अच्छे से बार बार। अब देखो, अगर डायनेस्टीज़ पे आओगे, अब दिल्ली सल्तनत जो इन्वेजन है, उसके बाद इन्वेजन्स के बाद दिल्ली सल्तनत का ही टॉपिक आता है। तो दिल्ली सल्तनत में देखोगे तो टोटल 5 डायनेस्टीज़ हैं। अग्रीड। इन 5 डायनेस्टीज़ में स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी और कुछ मिसलेनियस सवाल आते हैं। एक छूट रहा है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सईद डायनेस्टी है, सईद डायनेस्टी। और मैंने शायद इसलिए इंक्लूड नहीं किया कि सईद डायनेस्टी से आजकल एक भी सवाल नहीं पूछे गए हैं आज तक, है ना। तो अब देखो, 5 डायनेस्टीज हमने देखा, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, सईद, लोधी, बस ये 5 डायनेस्टीज़ दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। इसमें सबसे ज़्यादा सवाल जो है वो स्लेव डायनेस्टी से आए हैं, है ना, गुलाम वंश से आया है। तो गुलाम वंश को ज़रूरत है कि बार बार पढ़ो, उससे जितने भी रिलेटेड फैक्ट्स मार्केट में हैं या कहीं भी तुमको मिलते हैं उनको घोट जाओ, उतना काफ़ी हो जाएगा। और बाकी से उसके बाद खिलजी डायनेस्टी पे फोकस करना है, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी पे, उसके बाद लोधी डायनेस्टी पे। सईद एक बार पढ़ के छोड़ दो, सवाल नहीं आता है इससे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है ना, एक प्रिंसिपल है परीटो का कि 80% जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आएंगे वो 20% ऑफ द पोर्शन से ही आएंगे। इसका दूसरा रूल है, परीटो ऐसा बोलता है कि 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय सॉल्विंग जस्ट 20% ऑफ देम।
ठीक है, तो क्योंकि वही बार बार रिपीट होते हैं, वही बार बार फ्रीक्वेंट होते हैं। यही चीज़ एग्जाम में भी होता है। यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी को अच्छे से करोगे, खिलजी को करोगे और तुगलक को करोगे, इतना भी कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत अच्छा इसमें नंबर आ सकता है। रीज़न क्या है, जब ये करोगे तो मिसलेनियस का जो 14 क्वेश्चन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, लिटरेचर पूछा जाता है, यही 3 डायनेस्टीज का ज़्यादातर पूछा जाता है, बाकी किसी का नहीं पूछा जाता है ना। तो ये क्लियर हो गया कि 5 डायनेस्टी में हमको स्लेव डायनेस्टी को ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद खिलजी को फोकस करना है, फिर तुगलक को फोकस करना है, और इसके साथ जब पढ़ेंगे तो इसके लिटरेचर, इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके और भी जो इसके टाइम पे जो लोग हुए, कौन किसके दरबार में था, ये सब चीज़ अगर याद रहेगा तो मिसलेनियस भी हमारा आराम से हो जाएगा। मिला जुला के इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आता है और ये बहुत हम मान सकते हैं कि इंपॉर्टेंट एरिया है। ठीक है, अब देखो उसके बाद विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर भी काफ़ी स्ट्रेच्ड है, इसमें भी बहुत सारे सुलुवा तुलवा डायनेस्टीज़ हैं, लेकिन जो सवाल आते हैं बीपीएससी में वो लिमिटेड नेचर के आते हैं, है ना। उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो उस पढ़ो, लेकिन एक सर्टेन डायरेक्शन में पढ़ना है विजयनगर एम्पायर को। जैसे इसमें देखोगे तो तुलुवा डायनेस्टी के जो राजा कृष्णदेव राय हैं, है ना, केडीआर कृष्णदेव राय, इनसे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जैसे लेटेस्ट 68th बीपीएससी में ही सवाल आया था कि एक नगलापुरम है विजयनगर के करीब, उसको किसने फाउंड किया, है ना। तो इसमें 4 ऑप्शन है, हरिहर बुक्का, कृष्णदेव राय। तो हरिहर बुक्का तो आपने सुना था कि हम्पी को उन्होंने स्टैब्लिश किया था, या पूरा विजयनगर किंगडम को किया था। उस विजयनगर किंगडम के अंदर एक छोटा सा टाउन को किसने किया था, तो एक ही ऑप्शन बचता था, कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय आंसर है। इससे पहले जो 66 का क्वेश्चन देखोगे उसमें भी यही था कि 1565 में कौन सी लड़ाई हुई, तो विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ टलीकोटा। ठीक है, विजयनगर एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था। तो ये जब विजयनगर पढ़ोगे तो वो भी चीज़ पढ़ लोगे। तो विजयनगर से क्वेश्चन लिमिटेड आते हैं और ऊपर ऊपर से सतही सवाल आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। जैसे अब देखो, तुमने ये बैटल ऑफ तलीकोटा पढ़ा, अब इसी टाइम पे तुम अगर पढ़ोगे और या फिर कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ोगे, केडीआर के बारे में पढ़ोगे, तो इसी से रिलेटेड एक सवाल 43rd बीपीएससी में आया था कि कृष्णदेव राय ने बैटल ऑफ गोलकोंडा किसके साथ लड़ा था। ये नहीं पूछा कब लड़ा था, किसके साथ लड़ा था। तो ये काफ़ी सिंपल सवाल है। तो कृष्णदेव राय अगर पढ़ोगे तो इसमें सारा डिटेल तो आराम से खत्म हो जाएगा विजयनगर एम्पायर का। तो विजयनगर एम्पायर भी एक अच्छा पोर्शन है और मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी इजी सेगमेंट है। इसको करने के लिए एनसीईआरटी का जो विजयनगर वाला पोर्शन है ना, उतना पढ़ लो, मोर देन सफिशियंट है। उससे बाहर सवाल उठने का चांस ही नहीं है। बाकी जो तुम्हारे सोर्सेज हैं उसको जरूर रेफर करो। इसके बाद भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, बहुत हाई तौबा मचता है कि भक्ति सूफी से क्या सवाल आएगा, कैसे आएगा, और दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने लगते हैं। इसमें अगर एनसीईआरटी भी देखो ना तो एनसीईआरटी भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तुमको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सिर्फ कंसेप्ट पता होना है कि भक्ति क्या था, सूफी क्या थे और इनके फिलॉसफीज़ क्या थे, इनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उतना पता हो गया। अब यहाँ से जो बेसिकली सवाल रहता है, जैसे बिहार का मनेर है ना, मनेर से रिलेटेड है, जो सूफी सेंट थे सरफुद्दीन याहिया मनेरी, तो उनसे रिलेटेड सवाल पूछता है इसमें। यानी कि इसका जो रेलिवेंस बिहार से है वो ऑलरेडी बिहार स्पेशल में कवर किया जा चुका है, तो उस बिहार से क्या रिलेशन है वो वाला सवाल इसमें पूछता है। या फिर जो भक्ति सेंट आए, जो भक्ति सेंट हुए, है ना, तो उनका ओरिजिन कहाँ था, कहाँ से बिलोंग करते थे वो, या उन्होंने क्या कंपोज किया, या कौन से सेक्ट से थे वो। जैसे पूछा था शेख बहादुद्दीन जकारिया कौन से सेक्ट से थे, ये पूछा था 64th बीपीएससी में। ठीक है, तो भक्ति सूफी मूवमेंट से डिटेल में सवाल नहीं आते हैं, लेकिन एक काम, इसका सोर्स बहुत अच्छा सोर्स है जो एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 है, उसमें भक्ति एंड सूफी मूवमेंट काफ़ी एलेबोरेटली कवर किया और उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब किताब देखोगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, यूपी पीसीएस, यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल इसे घुस घुस के अंदर पूछता है, जो हमारे काम का बिल्कुल नहीं है। तो भटकना नहीं है, फोकस्ड रहना है, उतना ही पढ़ना है जो बीपीएससी पूछती है। बाकी सारे एग्जाम का पूछ के पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनका कोर एरिया फिक्स है। अब तुम मुस्लिम इन्वेजन, जो अरब इन्वेजन और टर्क इन्वेजन है, उसको कितनी पढ़ो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सवाल तो स्लेव डायनेस्टी से आएगा, है ना। अगला पोर्शन मुगल्स का है। मुगल्स में भी देखो इतने सारे मुगल रूलर हुए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अब तुम सबको बराबर तरीके से पढ़ने लग जाओगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि सवाल यहाँ अकबर से ज़्यादा पूछ रहा है। तो अकबर से रिलेटेड जितना ज्ञान अर्जित करना है कर लो, वो ज़्यादा फायदेमंद है तुम्हारे लिए। ठीक है, फिर हुमायूं से पूछ रहा है। उसके बाद देखो तो बाबर और जहांगीर। तो अगर अकबर पढ़ लिया, हुमायूं पढ़ लिया, बाबर पढ़ लिया, जहांगीर पढ़ लिया, मोर देन एनफ है। ये दोनों सवाल अपने आप बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे रिलेट करके बना सकते हो सवाल को। फिर भी जो मुगल पढ़ना है तो उसमें
ये प्रेसिडेंस होना चाहिए कि कौन से रूलर को ज़्यादा फोकस दिया जाए, कौन से रूलर को थोड़ा कम फोकस दिया जाए। और इसमें मिसलेनियस सवाल 12 आए हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, मिसलेनियस। ये तभी कवर हो जाएंगे जब इनको इंडिविजुअली पढ़ेंगे ना, तभी ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। तो मैं यही कहना है कि जो इंपॉर्टेंट 3-4 एरिया है ना, जैसे अकबर है, हुमायूं है, बाबर है, जहांगीर है, इन्हीं से बेसिकली ये रहेगा, है ना, कि शाहजहाँ से सिर्फ एक आर्किटेक्चर में रहता है, बाकी सवाल नहीं रहता है शाहजहाँ से। और लेकिन अकबर के टाइम पे देखोगे तो लिटरेचर में भी रहेगा, रिलीजन में भी रहेगा, इनके कल्चर में भी सवाल रहेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में अकबर में रहेगा, तोदरमल वगैरह आता है। बाबर में देखोगे तो बाबर में जितने सवाल पूछे जाएंगे वो जनरली बैटल के सवाल होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि बाबर की पूरी ज़िंदगी ही लड़ाई लड़ने में चली गई। तो बाबर से जितने सवाल होंगे सब बैटल वाले होंगे। तो जितना भी बैटल बाबर लड़ा होगा उसको याद रखना जरूरी है। एक कागज़ पे लिख लो, रोज़ सुबह उठ के रट्टा मारो, याद हो जाएगा, ठीक है। करना तो पड़ेगा मेहनत। 200 एसडीसी का सीट है ना, सीनियर डिप्टी कलेक्टर, 130 के करीब डीएसपी का सीट आने वाला है, तो थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। ऐसा चल रहा है मीडिया में, फाइनल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं हम लोग। फिर देखोगे जो सिख डायनेस्टी है या सिख के जो किंग्स हुए उनसे रिलेटेड जो बीपीएससी मात्र एक सवाल पूछे गए हैं 30th बीपीएससी से 69th में। तो इसको पढ़ने का ही कोई मतलब नहीं है। अगर पढ़ना है तो सिर्फ ये देख लो कि जो पटना सिटी से रिलेटेड क्या फैक्ट्स हैं सिख का, है ना, यहाँ पे किनका जन्म हुआ, ये कौन से गुरु थे वो, या फिर सिख धर्म की स्थापना किसने की, उसके अंदर क्या क्या छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो पढ़ लो। ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सवाल नहीं पूछता है इससे। मराठा में मानता हूँ ठीक पूछता है और टफ नहीं पूछता है, लेकिन इसमें काफ़ी रिपीट होता है। जैसे मराठा में अष्टप्रधान है, तो अष्टप्रधान देखोगे ना तो बार बार क्वेश्चन जो है ना उसी अष्टप्रधान 8 जो है लिमिटेड उसमें वहीं से उठा के पूछेगा। या फिर पूछेगा कि शिवाजी का कैपिटल कौन है, ठीक है, क्या है। अमात्य पूछेगा कौन है, सचिव कौन है, सुमंत कौन थे, है ना, न्यायाधीश कौन थे, वाक्यानवीस कौन था। तो यही सवाल रहता है मराठा किंगडम से। मराठा से भी नॉट कॉम्प्लेक्स, इजी सवाल। ओवरऑल अगर हम समझें कि मेडावल हिस्ट्री में हमको ये देख के क्या समझ आया, मेडावल हिस्ट्री में देख के यही समझ आया कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं थीम पे। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में रिपीट नहीं होते, हमेशा थीम रिपीट होता है। थीम मीन्स अगर अकबर से पूछा तो अकबर से ही पूछेगा, अगर अकबर से एक बार ए पूछा तो अगली बार A+ पूछेगा, थोड़ा एक लेवल बढ़ा के पूछेगा या एक लेवल कम करके पूछेगा। हो सकता है सेम चीज़ रिपीट ना हो, लेकिन थीम विल बी सेम। तो थीम मिल गया। अब हमको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मिल गया कि जब हम इसको रिवाइज करें तो हमारे रिवीजन में हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारे फोकस एरिया में क्या ज़्यादा इंक्लूड होना चाहिए, वो हमें पता लग गया। फिर हमको पता लग गया कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हमको बनाने होंगे, जैसे मराठा किंगडम से, है ना, मराठा किंगडम से हमने अष्टप्रधान के बारे में कहीं एक जगह लिख लिया और अष्टप्रधान को हमने बार बार रिवाइज किया। जो मराठा किंगडम के टाइम पे जो भी सिस्टम्स इन प्रिविलेंट थे उन सिस्टम्स के बारे में हमने देखा, इन सिस्टम्स को बार बार रिवाइज किया, है ना। अकबर के टाइम पे कौन कौन सा लिटरेचर हुआ, कौन कौन सा धर्म आया, क्या आया, उसको हमने रिवाइज किया। स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड कौन कौन से रूलर्स हुए, उनकी कितने टाइम तक उन्होंने राज किया, कौन किसको मारा, तो और किसकी किस तरह की पॉलिसी थी, क्या पॉलिसी थी, इतना अगर पढ़ लें तो स्लेव डायनेस्टी हो जाएगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है मेडावल हिस्ट्री, और अभी ही समय है कि इसको कवर कर लिया जाए, इसको पढ़ लिया जाए, और जो भी अवेलेबल सोर्सेज है, ठीक है। लेकिन इसको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बीपीएससी का उसको जरूर पढ़ना। और हमने तर्कस में ये इंश्योर किया है ना कि लास्ट में जो सब्जेक्ट खत्म होता है उसके लास्ट में हमने कुछ पॉइंटर्स डाले हैं, ठीक है। वो पॉइंटर्स डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पॉइंटर्स हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे एनडीए, सीडीएस या यूपीएससी में। तो उससे क्या होगा, जब ये चीज़ पढ़ लोगे तो इससे एक बार जरूर रिवाइज कर लेना। और तर्कस के अंदर जो सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, उसको हमने इस तरह से उसके एक्सप्लेनेशन को लिखा है कि जितने भी सवाल पूछे गए हैं अभी तक 38वीं से पब्लिकली अवेलेबल है क्वेश्चन पेपर, तो वो हम इंक्लूड कर सकें उसमें, हमने ये इंश्योर किया है, ठीक है। अगले सब्जेक्ट का कमेंट करना कि कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, वो भी हम इसी तरह से डिटेल में बता देंगे कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल आज तक आए हैं और तुम्हारा फोकस उसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।